हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नो हब, आपका अपना लर्निंग डेस्टिनेशन। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू आईसीएसई इंग्लिश सीरीज में फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस ग्रेड्स 6 to 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी इस धमाकेदार आईसीएसई इंग्लिश सीरीज में आज से शुरुआत होने जा रही है ग्रामर की एक नई जर्नी की। और जैसा कि हर नए सफर की शुरुआत होती है पहले कदम के साथ, हम भी शुरू से शुरुआत करेंगे विद अवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन द चैप्टर द सेंटेंस। ओके, बट बिफोर आई डाइव डीप इनटू द चैप्टर, हम आज पहले ये जानते हैं कि हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, क्या सिग्निफिकेंस है ग्रामर की किसी भी लैंग्वेज में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सी इंग्लिश, क्योंकि भाई हम इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाले हैं, हम पूरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज लेकर आए हैं। तो इंग्लिश जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं विद द पीपल अराउंड अस, वो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस के फॉर्म में। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमेशा उनमें अरेंज जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी सेंटेंस में बोले जाने वाले जो वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना ही जरूरी क्यों है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? अगर किसी भी सेंटेंस में अरेंज्ड वर्ड्स का सीक्वेंस अदला बदली हो जाती है या उलट पुलट हो जाता है तो बात का मतलब बदल जाता है। कैसे? देखो ऐसे, आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, द कैट चेस्ड द रैट। यू कैन सी, आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका मतलब है कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। बट इमेजिन अगर मैं यहाँ पर वर्ड्स की हेरा फेरी कर दूं, मतलब मैं रैट और कैट को अदला बदली कर दूं कुछ इस तरीके से। देखो, अगर मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया तो अब ये बन गया द रैट चेस्ड द कैट। देखो अब इसका बात का मतलब क्या बन गया कि अब चूहा जो है वो बिल्ली का पीछा किया है, मतलब चूहे ने बिल्ली का पीछा किया, जो कि बात का मतलब पूरी तरह से बदल गया। इसीलिए किसी भी सेंटेंस में अरेंज जो वर्ड्स हैं वो हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। और इंग्लिश में इसी वर्ड्स के सही ऑर्डर को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वी कॉल इट सिंटेक्स। सो वी कॉल इट सिंटेक्स। So what is syntax? Syntax is the proper arrangement of words in a sentence. Remember this point? और syntax को govern करने वाले जो rules होते हैं, जो ये decide करते हैं कि कौन सा word किसके बाद लगेगा, वो कहलाता है the grammar. I hope ये concept आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और नया term जो मैं आपको बताना चाहता हूं, that is called लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? देखो बच्चों, लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है, देखो किसी भी भाषा की हमेशा कोई उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट? तो भाषा के जो स्ट्रक्चर और रूल्स की स्टडी होती है, एक साइंटिफिक स्टडी, उसी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सो लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रूल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। वेरी वेल डन। नाउ वी विल नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम। अब हम देखते हैं कि क्यों किसी भी लैंग्वेज के वर्ल्ड में ग्रामर की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और इसको हम समझेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तो तैयार हो मेरे साथ एक नई कहानी के थ्रू समझने के लिए कि भाई ग्रामर किसी भी लैंग्वेज में इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक बार की बात है, लिंग्विस्टिका नाम के एक मैजिकल से वर्ल्ड में रहने वाले लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोला करते थे। इस लैंग्वेज में हर वर्ड का एक मीनिंग होता था, हर सेंटेंस की एक रिदम हुआ करती थी, जिस वजह से ये लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव थी। इनफैक्ट इस लैंग्वेज में लोगों का जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन था वो बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस था। लोग एक दूसरे की बातों को बहुत आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के समझ लेते थे। पर एक दिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। देखा गया कि लिंग्विस्टिका के लोग आपस में एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, पर कोई किसी की बात समझ नहीं पा रहा। कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा था, जैसे एक पर्सन जो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको मैंगोज पसंद है, वो कहता है मैंगोज लव आई द मचवेरी। या एक बच्चा जो अपने डॉग को पार्क घुमाने ले जा रहा है, वो कुछ ये वर्ड्स बोल रहा है, डॉग टुक आई द पार्क टू। मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो लिंग्विस्टिका में फैली हुई इस कंफ्यूजन की खबर सब जगह फैल गई और वो जा पहुंची फाइनली किंग सिंटेक्स तक। किंग सिंटेक्स जो कि लिंग्विस्टिका के राजा थे। इस खबर को सुनते ही किंग सिंटेक्स के तो होश उड़ गए। वो तुरंत ही घबराकर अपने सबसे वाइज सेज ग्रामर को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। सेज ग्रामर
तुरंत पहुंचते हैं और वो जाते ही सबसे पहले लोगों के बीच में जाकर उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऑब्जर्व करते करते उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। वो वापस से किंग सिंटेक्स के पास पहुंचते हैं और मुस्कुराकर उनसे कहते हैं, योर मैजेस्टी, द प्रॉब्लम इज दैट योर पीपल हैव फॉरगॉटन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब लोग, आपकी जो प्रजा है, वो भाषा के नियम भूल गई है, जिसकी वजह से वर्ड्स अपने मीनिंग खो बैठे हैं और सेंटेंसेस उनकी तो पूछिए मत, वो पूरी तरह बिखर गए हैं। अब ये सुनते ही किंग सिंटेक्स और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो घबरा कर बोलते हैं, सेज ग्रामर, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसका कोई ना कोई इलाज कीजिए। कि तभी सेज ग्रामर अपनी एक मैजिकल बुक निकालते हैं और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एक महाज्ञान देते हैं। अब नाउ ये जो महाज्ञान वो देने वाले थे लोगों को, उसे वो बुलाते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के महासूत्र। इस ज्ञान के मुताबिक, सेज ग्रामर के इस ज्ञान के मुताबिक, लैंग्वेज के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले आते हैं द लेटर्स और अल्फाबेट्स, जिन्हें हम सिंपली हिंदी में बुलाते हैं अक्षर। ये वो टाइनी सोल्जर्स की तरह होते हैं जो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक वर्ड फॉर्म करते हैं जिसका एक मतलब होता है। जैसे लेटर्स लाइक सी, ए और टी जब कंबाइन करेंगे तो वो फॉर्म करते हैं द वर्ड कैट, जो कि जिसका एक मतलब होता है, जो कि रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक्सप्रेस करती है एक बिल्ली को, राइट। तो इसका मतलब लेटर्स जब मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है? वर्ड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जिनका एक मीनिंग होता है। याद रखिएगा, वर्ड्स के बिना कोई भी बात हमेशा अधूरी है, राइट। ठीक है, अब वर्ड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज विच इज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जिन्हें हम वाक्यांश और उपवाक्यांश बुलाते हैं। अब देखिए, जो वाक्यांश और उपवाक्यांश है, जिन्हें हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बुलाते हैं, ये कुछ नहीं है, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग तो नहीं होता है, बट ये आपको आइडिया दे देते हैं कि बात किस बारे में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर फ्रेज ले लेते हैं इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग आपको एक आइडिया तो दे रहा है, सुबह की बात हो रही है, बट इन द मॉर्निंग अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे इन द मॉर्निंग क्या, आगे भी तो बताओ। या फिर क्लॉज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज ही वॉज हंग्री। तो बिकॉज ही वॉज हंग्री पर क्या, मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। आइडिया तो मिल गया बट मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। बट जब ये स्टार्टिंग के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स सही ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं तो वो एक्सप्रेस करते हैं एक कंप्लीट मीनिंग और बनाते हैं द फाइनल मास्टरपीस, जैसे बुलाते हैं द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सही ऑर्डर में अरेंज्ड हैं और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं एक कंप्लीट मीनिंग। ये सारी बातों का जो ज्ञान सेज ग्रामर लोगों को दे रहे थे, उनको दूर खड़े होकर किंग सिंटेक्स सुन रहे थे। तो किंग सिंटेक्स जब ये बातें सुन रहे थे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस भी हो रहे थे सेज ग्रामर के ज्ञान से। वो वहां से ही दूर पर खड़े ही बोल पड़ते हैं, इसका मतलब सेज ग्रामर, रूल्स के बिना तो कोई भी लैंग्वेज एक बिगड़ी हुई रेसिपी की तरह हुई। कि तभी सेज ग्रामर दूर खड़े होकर मुस्कुराते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिना रूल्स के किसी भी लैंग्वेज को सीख पाना बहुत ही मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल ही है। इन सभी बातों से किंग सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और लोगों के बीच में एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि आज से लिंग्विस्टिका का हर एक नागरिक सेज ग्रामर के बताए हुए रूल्स को फॉलो करेगा और सेज ग्रामर के इस महान ज्ञान के सम्मान में इन रूल्स को आज से बुलाया जाएगा ग्रामर। यू गॉट इट, ग्रामर। ये बात सुनते ही लोगों के बीच में, प्रजा के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग एक साथ यूनिसन में नारे लगाने लगते हैं, हेल किंग सिंटेक्स, हेल सेज ग्रामर। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या समझा कि ग्रामर वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को गवर्न करते हैं, जो ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स कैसे अरेंज्ड होने चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट सेंस या मीनिंग कन्वे कर सके, राइट। ओके, तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इंग्लिश के उस बिल्डिंग ब्लॉक पर जो ना केवल खुद में इंडिपेंडेंट है बट ऑल्सो वो एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। एनी गेसेस व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट?
Exactly, you guessed it right. We are going to talk about the sentence. तो बच्चों क्या होते हैं सेंटेंसेस? सेंटेंसेस याद रखिए, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे, हम कहते हैं उन वर्ड्स के ग्रुप को जो एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं या एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. So a group of words that make a complete sense or express a complete idea or a meaning is called a sentence. राइट? अब देखिए सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप जूनियर क्लासेस से भी जानते हैं. मैं एक बार वापस से रीआइटरेट कर देता हूँ. तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस में हमेशा जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब दे फॉलो द रूल्स ऑफ सिंटेक्स. राइट? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आप यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद इज दैट हमेशा हर सेंटेंस बिगिन करता है विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड करेगा इन अ full stop, in either a full stop or a question mark or an exclamation mark. ये बात आप जानते हो, ठीक है? वेल, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, बट एक इंपॉर्टेंट फीचर जान लो हमेशा एक सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस, अगर एक जनरल नॉर्मल सेंटेंस की बात की जाए, अभी हम आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे, तो सबसे कॉमनली बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं दे आर स्टेटमेंट्स, जो कि असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं. तो हमेशा एक सेंटेंस का, एक जनरल सेंटेंस का 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है. राइट? कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं? हमेशा याद रखिए, आपको सबसे पहले मिलेगा एक सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बोले तो सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है. फिर आपको मिलेगा एक वर्ब. वर्ब मतलब एक एक्शन जो सेंटेंस में किया जा रहा है. राइट? और तीसरा होता है एक ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है. तो बेसिकली हम कहते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब इज इटसेल्फ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पे वो एक्शन आता है. जैसे आई प्ले फुटबॉल, सो आई इज द सब्जेक्ट, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं डूअर हूं. प्ले इज द वर्ब. राइट? प्ले वर्ब है, एक्शन है, बट प्ले किसके साथ किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज फुटबॉल. सो आई प्ले फुटबॉल में देखो, आई इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन सा है? फुटबॉल है. राइट? बट आपको पता है सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है? उसमें अगर मैं सब्जेक्ट हटा दूं और ऑब्जेक्ट भी हटा दूं तो एक वर्ड अकेला, यानी कि जो ये बीच का कंपोनेंट है ना, द वर्ब, ये अकेला एक सेंटेंस हो सकता है. मतलब याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी सेंटेंस का, दैट इट मस्ट हैव अ वर्ब. वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है. Okay, in fact the smallest sentence that can that we can have is a verb itself. For example, if I come up to you saying run, run is a verb, एक action word है, right? But it is also conveying the idea that you run. Okay, without even me telling कि subject कौन है, आपको समझ में आ जाएगा that I am talking about you. तो ये एक type of category of sentences में आएंगे which is called the imperative sentences, जहां पर एक कमांड दी जा रही है. याद रखिए, सिंगल वर्ड वाले जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे कंटेनिंग अ वर्ब, दे आर ऑल गोइंग टू बी कमांड्स. सो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में प्लेस किए जाएंगे. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे आएंगे. बट एनीवे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है विच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट? बट अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हटा भी दिया जाए तो वर्ब इटसेल्फ कैन एक्ट एज द सेंटेंस इटसेल्फ. Okay, with a complete meaning. ठीक है? Okay. Now, अब डिपेंडिंग अपॉन, भाई सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन देख लें. तो सेंटेंसेस का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो 2 तरीकों से किया जा सकता है, 2 बेसिस पे किया जा सकता है. वन इज बेस्ड ऑन द पर्पस. राइट? पर्पस क्या है सेंटेंस का? क्या वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, कि क्या वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो एक कमांड या रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कहा कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है. पर्पस के बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द स्पीकर. दूसरा तरीके का क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जिनमें हम सेंटेंसेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जिनको हम आगे पढ़ेंगे. राइट? अभी हम लोग पर्पस के बेसिस पे सेंटेंसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहले कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, देन वी हैव इज इंपेरेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड लास्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आई होप आप सभी ने इनको जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस्ड लेवल. So let's begin with the very first type of sentences called the assertive sentences. But the question might arise, what are assertive sentences? So assertive sentences वो sentences हैं जो simply हमें कोई बात बताते हैं. They simply tell us a fact or they simply make a statement, right? So these are those sentences which states, asserts or declare a fact. Okay, ये बात याद रखिए. And that is the reason, because they declare a fact, we even call assertive sentences as declarative sentences.
So what do we even call them as? Declarative sentences, because they declare a fact. Okay, for example, I say, my name is Adesh. You are a student. और you are watching this lecture. ये सारी की सारी जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, these are all facts, right? और they are simply telling you something. In fact, let me tell you, ज़्यादातर जितने भी आप sentences अपनी daily life में come across करते हो, पढ़ते समय, सुनते समय या बोलते समय, वो मेजरली असर्टिव सेंटेंसेस हैं. मतलब हम कह सकते हैं सारे टाइप के सेंटेंसेस जो आज हम डील कर रहे हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप के अगर कोई सेंटेंसेस हैं, देन दे मस्ट बी असर्टिव सेंटेंसेस. एंड रिमेंबर, जितने भी असर्टिव सेंटेंसेस हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, इसका मतलब दे विल डेफिनेटली एंड इन अ फुल स्टॉप और अ पीरियड. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे जयंती इज अ पेंटर, जो कि फैक्ट देखो यहाँ पर दिख रहा है, जयंती जो है वो बड़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रही है. शी इज अ पेंटर. ओके, नेक्स्ट, द डे इज वेरी हॉट. लेट्स से आज बाहर बहुत गर्मी है. आई वुड से द डे इज वेरी हॉट. जस्ट मैंने क्या किया, आई हैव स्टेटेड अ फैक्ट, आई हैव मेड अ स्टेटमेंट, राइट? ओके. मिमी लिव्स इन अ कॉटेज, तो मिमी एक कॉटेज में रहती है. मे बी आई लिव इन अ फ्लैट, यू लिव इन अ बंगलो. सो ये भी एक स्टेटमेंट ही हुई, राइट? इसका मतलब ये भी असर्टिव सेंटेंसेस हुए. दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, देखो वो सभी क्लास में मौजूद हैं, ये भी तो एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है, इसीलिए ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है. सो आई होप बेसिकली आपको असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल समझ आ गए. अब देखो, असर्टिव सेंटेंसेस का जो नेचर है ना, वो दो तरीके का हो सकता है असर्टिव सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, राइट? तो इसका मतलब बेस्ड ऑन द नेचर असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं. पॉजिटिव टाइप के, जिन्हें हम एफर्मेटिव बुलाते हैं, और दूसरे नेगेटिव टाइप के, जिसमें नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बुलाएंगे. So let us see the classification of the assertive sentences. So assertive sentences can be affirmative or they can be negative. Affirmative और नेगेटिव दोनों ही जो सेंटेंसेस होंगे, उन दोनों में ही स्टेटमेंट्स होंगी. बट फर्क इतना होगा, पहले वाले यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको जो स्टेटमेंट होगी उसमें नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा. वहीं नेगेटिव टाइप के जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, उनमें आपको नेगेटिव वर्ड जैसे कि नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे. ओके, सो लेट अस सी वन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल, शीना इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल. शीना, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, वो एक बहुत मेहनती लड़की है, राइट? एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है. ठीक है भाई. बट अगर मुझे यही बात को कहना होता, अगर मैं इसको सपोज ऑपोजिट वे में कहूँ दैट शीना इज नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल, दैट मीन्स शी इज अ लेजी गर्ल, है ना? वो काम नहीं करती, वो काम चोर है, राइट? ये बात हो गई. बट अगर मैं इसी सेंटेंस को एक नेगेटिव वर्ड के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो हाउ वुड आई डू इट? तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, शीना इज नॉट अ लेजी गर्ल. नॉट वर्ड लगा मतलब वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. नॉट अ लेजी गर्ल मतलब वो हार्ड वर्किंग ही तो हुई ना बच्चों, राइट? तो भाई एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग. बट उसको करने के लिए हमें करना क्या होगा? यू विल हैव टू फॉलो अ रूल. जैसे यहाँ पर मैं वो रूल आपको लिख देता हूँ. देखो, जब भी कभी हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को किसी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं, सो हम यहाँ पर रूल समझेंगे कि एफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, उस केस में यू विल हैव टू यूज सबसे पहले तो नेगेटिव वर्ड्स. व्हाट विल वी हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड्स. तो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं? नो, नॉट या फिर नेवर. इनमें से आप किसी एक का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, साथ ही साथ उसमें आप फाइनली जोड़ देंगे आपका जो भी वर्ड है, जो भी मेन वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है, उसका या तो उसमें आप एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा देंगे या फिर उसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करेंगे. जैसे बताता हूं, तो आपको करना क्या है, या तो यूज करना है उसके साथ नेगेटिव प्रीफिक्स, या आपको यूज करना है अ कंप्लीटली ऑपोजिट वर्ड. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इसको. देखो, यहीं पर एक एग्जाम्पल लेता हूं. लुक एट द वन व्हिच आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से आई हैव अ वर्ड कॉल्ड, यहाँ तो हार्ड वर्किंग का आपने ऑपोजिट वर्ड ले लिया था, लेजी. बट अगर मैं बोलूं कि वर्ड है हेल्दी, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें मैंने बोला आई एम हेल्दी. ओके, बट अगर मुझे इसको नेगेटिव फॉर्म में कहना है तो मैं कैसे कहूंगा? हेल्दी को मैं
एक नेगेटिव फॉर्म में वही सेम मीनिंग कैसे कन्वे करवा सकता हूं? तो मैं उसके पहले तो लगाऊंगा एक नेगेटिव वर्ड नो, तो नेगेटिव वर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर? नॉट। तो मैं इसको लिखूंगा नॉट। अब हेल्दी का ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करूं कि हेल्दी के आगे एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दूं? एक नेगेटिव प्रीफिक्स लग सकता है ना, जैसे अगर मैं नॉट के आगे मतलब हेल्दी के आगे अन लगा दूं तो ये बन जाएगा अनहेल्दी। तो मैं कह सकता हूं हेल्दी, आई एम हेल्दी, या फिर मैं कह सकता हूं आई एम नॉट अनहेल्दी। उसका मतलब भी यही हुआ कि मैं हेल्दी ही हूं, isn't it or not? इसका मतलब वी कैन यूज इट दिस वे। मतलब हमने क्या किया, नेगेटिव वर्ड लिया लाइक दिस और उसके आगे मैंने नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया हमारे वर्ड के। हेल्दी के पहले मैंने उसका नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया। वन वे इज दिस वन। दूसरा हो सकता है कि मैं उसके लिए एक ऑपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करूं। जैसे अगर मैं तुमको ना एक और वर्ड देता, फॉर एग्जाम्पल मैं वाइज कहता, राइट? वाइज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा के नॉट अनवाइज, या फिर हम वाइज का ही उल्टा यानी कि जो ऑपोजिट वर्ड है, जो उसका एंटोनिम है विच इज फूलिश, वो भी तो लगा सकता था ना। बोथ वे इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। सो वाइज नॉट अनवाइज, या फिर नॉट फूलिश। आई एम वाइज, आई एम नॉट अनवाइज, और आई एम नॉट फूलिश मीन्स आई एम वाइज ओनली, राइट? इसका मतलब आपको करना क्या है, द रूल सेज कि नेगेटिव वर्ड को लिख के उसके आगे नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दो या फिर उसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल कर लो। इन दैट वे यू विल बी एबल टू कन्वर्ट एनी एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में बनाना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्ड हटाना पड़ेगा और नेगेटिव प्रीफिक्स हटाना पड़ेगा या वर्ड को जस्ट ऑपोजिट कर देना होगा। यू आर गेटिंग? चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किए बिना यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सी now here comes the exercise बच्चों। we will have to check our progress. see if I say complete the following table without changing the meaning of the sentence, आपके पास एक sentences की यहाँ पर different table दे रखी है। you have एक साइड पे affirmative sentences और एक साइड पे negative sentences, right? interchange करना है एक दूसरे को without changing the meaning. For example, the first one is a negative sentence that says I am not comfortable. Since you will find the word not in this, एक negative word है, इसका मतलब ये negative statement है या negative sentence है। Fine, okay. Now let us make it into affirmative. मतलब मुझे इस not word को हटाना है, but इस sentence का meaning भी नहीं बदलना है। यहाँ बोला जा रहा है मैं comfortable नहीं हूँ। इसको मैं affirmative तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, not word हटाऊंगा और comfortable का मैं क्या कर दूंगा, negative prefix लगा दूंगा, right? That is uncomfortable. Simple, right? तो यहाँ पर देखो comfortable का ऑपोजिट वर्ड अनकंफर्टेबल ही होता है, या फिर आप उसका नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दोगे तो भी वो वही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आई एम अनकंफर्टेबल। सी बन गया, वेरी गुड। तब भी यही बात तो कही जा रही है, मैं बोल रहा हूं मैं अनकंफर्टेबल हूं, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल, दैट इज द सेम थिंग, सेम मीनिंग, राइट? कन्वर्जन हो गया नेगेटिव का इनटू एफर्मेटिव। ट्राई दिस वन। The knife is blunt. Now it's your turn. Knife blunt है, उसमें धार नहीं है, right? तो कैसे लिखेंगे हम इसको? हम कहेंगे नेगेटिव में कैसे करने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे the knife is not, क्या करेंगे, नेगेटिव प्रीफिक्स लगाएंगे। अनब्लंट कोई वर्ड होता है? नहीं। ब्लंट का ऑपोजिट वर्ड लगा देंगे विच इज sharp. So हम कह सकते हैं the knife is not sharp. Fine, very good. Next one you see, Tarun is not an obedient boy. तरुण एक आज्ञाकारी बच्चा या लड़का नहीं है। नॉट वर्ड लगा है, नेगेटिव है। इसको मुझे पॉजिटिव में एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब नॉट को मुझे हटाना पड़ेगा और जो मेरा वर्ड है जो यहाँ पर एडजेक्टिव है उसको मुझे ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मतलब उसका या तो ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करूं या फिर उसका नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दूं। तो मैं इसका नेगेटिव प्रीफिक्स लगा सकता हूं ना, तो मैं कह सकता हूं तरुण इज अ disobedient boy. You see, obedient के आगे में डिस लगा देंगे तो उसका वो नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया। तो तरुण इज अ disobedient boy मतलब वो आज्ञाकारी शिष्य या बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, राइट? He disbelieves my story. वो मेरी स्टोरी पर विश्वास नहीं करता है। इसको कैसे लिखूंगा? मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली यहाँ पर he disbelieves my story को मैं कह सकता हूं
he does not, see नेगेटिव वर्ड लगा दिया मैंने नेगेटिव बनाने के लिए, he does not believe my story. ओके, रिमेंबर ये सभी के सभी हैं तो असर्टिव सेंटेंसेस ना, स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए फुल स्टॉप में एंड करने चाहिए. I know nobody in this office. Come on, tell me, try this one. जल्दी से बताओ. मैं इस ऑफिस में किसी को नहीं जानता हूं. हम कह सकते हैं इसको I do not know. देखो नॉट लग गया. Anybody. देखो nobody जो नेगेटिव प्रीफिक्स था उसको मैंने पॉजिटिव प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, बस प्रीफिक्स बदल देना है. I do not know anybody in this office. Understood? समझ में आया? Very well. Now this is the last one for you. This is not a good idea. ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब एक बुरा आइडिया है. क्या लिखेंगे इसको? नॉट को हटाना है, ऑपोजिट वर्ड लगा देना है. गुड का कोई नेगेटिव प्रीफिक्स तो होता नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज अ बैड आइडिया. सी, सो इस पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या देखा? हमने इंटर कन्वर्ट किए हैं, हमने ट्रांसफॉर्म किए हैं कहीं पर एफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड और नॉट? Very well done. Now it is time for you to check your progress. इसीलिए here comes the first homework for today. So this is your first homework. करना क्या है? Again same वही ऐसी ही टेबल है आपके लिए. Now you will have to fill in these blanks. जो भी जगह खाली पड़ी है उनको रिस्पेक्टिव ब्लैंक, मतलब जिसमें डिमांड जिसकी की जा रही है, कहीं पर एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है किसी का, तो कहीं पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन एंड मुझे आंसर्स भेजने हैं कमेंट सेक्शन में. आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, या फिर पॉज करके यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर. So बच्चों, now we move on to the second type of sentences called the imperative sentences. भाई imperative sentences में generally we tell somebody else to do something. मतलब यहाँ पर हम किसी और को कोई काम करने के लिए कहते हैं. तो हमेशा इन सेंटेंसेस में आप पाओगे या तो आप कोई कमांड दे रहे हैं, राइट, आइदर, या आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, या फिर आप किसी के लिए कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए, शट द डोर, शट द डोर. तो अगर मैंने आपको बोला आई एम गिविंग यू अ कमांड, राइट, तो यहाँ पर एक कमांड एक्सप्रेस की जा रही है. और आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिक्वेस्ट. यहाँ आप किसी के लिए कोई विश कर सकते हैं, हैव अ सेफ जर्नी. सो ऑल ऑफ दीज आर the imperative sentences. And I have told you one more important thing बच्चों, कि किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है एक वर्ब, राइट. वर्ब के बिना नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड, राइट. तो मैंने आपको बताया था जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइप के सेंटेंसेस पॉसिबल हैं वो वर्ब को कंटेन कर रहे होंगे. जैसे मैंने अगर कमांड किया से रन, राइट, और आई हैव सेड फॉर एग्जांपल स्टैंड, okay, or I say go. In all of these, words which are actually verbs, action words hai na, these are verbs, right? But see, all of these are giving a command. I said run, stand, or go. All of these are commands and hence they will be under the category of imperative sentences. Remember, किसी भी imperative sentence में you will never find the subject. Subject हमेशा omit हो जाता है. So it is always understood. It is understood from well before कि यहाँ पर the subject will be you. If I say shut the door, that means I'm talking to you. You shut the door. So the subject you will always be omitted in the sentence. Please give me a glass of water. You please give me a glass of water is the subject you. So I have omitted it. So it is well understood that the subject of an imperative sentence is always you, which is never said directly. Okay, you have to understand it well in advance. Okay, so I hope the concept of the imperative sentence is also very clear. So bachcho, let us now begin with the interrogative sentences. What are interrogative sentences? These are those sentences which ask us a question. वो सेंटेंस जो हमसे कोई सवाल पूछते हैं, जिनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है.
लाइक दिस, राइट? आपको दिख रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स। सो बेसिकली जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप दिस मॉर्निंग, ओके, डिड यू स्लीप वेल, ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एंड इफ दीज आर क्वेश्चन, इफ somebody is asking somebody else something, that means it is an interrogation, right? And hence the word interrogative comes into play. So for example, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग टुडे, सी। अनदर वन, वेयर डू यू स्टे और वेयर डू यू स्टडी, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। इज राहुल प्रेजेंट इन द क्लास, अनदर क्वेश्चन। सो ये सब सवाल हैं और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सी। देखो बच्चों, जितने भी सवाल होते हैं उनमें से कुछ कैटेगरी के सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हाँ और ना में दिए जा सकते हैं। सिर्फ हाँ और ना में भी जवाब देके उनका काम, मतलब उनको आंसर किया जा सकता है। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कहते हैं द येस नो क्वेश्चंस। बल्कि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं बच्चों जिनका जवाब सिर्फ हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है, उनको और थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। ऐसे वाले सेंटेंसेस को या ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम बुलाते हैं WH क्वेश्चंस, बिकॉज जनरली ये जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो पहला वर्ड होगा वो बिगिन कर रहे होंगे विद द लेटर्स WH, एंड दैट इज वाई उनको हम WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्ड्स हैं जैसे हु, वॉट, विच, वाई, वेयर, वेन, whom, ये सब जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं इनसे बिगिन करने वाले जो सेंटेंसेस हैं दीज आर ऑल WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट देखो क्यों ऐसा, क्योंकि सबके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं दैट इज WH। बट आगे के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट देखो, ऐसे क्वेश्चंस के वर्ड्स मिलेंगे विच आर नॉट बिगिनिंग विद WH बट स्टिल दे आर WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज उनके जवाब येस और नो में नहीं दिए जा सकते। जैसे हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन या फिर हाउ सून, all of these questions, I mean all of these words which begin a questions are under the category of WH type of questions. वहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी yes no questions की, तो ये begin करते हैं उन words के साथ जो कि different forms होते हैं आपके helping verbs के। helping verbs कौन कौन से वाले? be, do और have के। देखो be के कौन कौन से helping different forms हैं। be के different form हैं is, am, are, was, were and so on, ठीक है। वहीं पर ये be के हुए। have के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं? has, have या had, ये हुए आपके have के डिफरेंट फॉर्म्स। इनसे बिगिन करने वाले आपके क्वेश्चंस, या फिर do के डिफरेंट फॉर्म्स जैसे do, does या did, राइट। सो इन सभी वर्ड से बिगिन करने वाले सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस रादर दे वुड बी कॉल्ड यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनफैक्ट मॉडल्स भी आपको स्पेशल वर्ब्स मिलेंगे, जैसे कि आपको वर्ड्स मिल सकते हैं मॉडल्स में कैन, कुड, विल, वुड से बिगिन करने वाले क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हो शैल, शुड, ऑल, मे, माइट, ऑल ऑफ दीज words come under modals, right? So इनसे begin करने वाले जो sentences भी होंगे which are ending in a question mark, they will be called the yes no type of questions. I hope you understand it well now. इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इवन आगे मॉडल्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ be, do और have जैसे जो verbs होते हैं उनके कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स है, we'll study them. एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, are they present in the class? देखो are जो कि डिफरेंट फॉर्म है किसका? be का, उससे स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन जो है दैट विल बी अ येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज इसका जवाब हमें हाँ और ना में मिल सकता है। अगर मैंने पूछा आर दे प्रेजेंट इन द क्लास, देन यू कैन से येस दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, और इवन यू कैन से नो, तब भी जवाब अंडरस्टूड है। सो बच्चों, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आइए डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स विच इज रिलेटेड विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स, सबसे पहले जानते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स बेसिकली उन शॉर्ट क्वेश्चंस को कहा जाता है जो जनरली किसी स्टेटमेंट के आगे यानी कि एंड में लगा दिए जाते हैं टू आस्क फॉर अ कॉन्फर्मेशन, राइट। तो देखो यहाँ पर जब भी कोई भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन टैग लगा है कॉन्फर्मेशन के लिए, वो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो रिमेंबर देयर विल बी अ स्टेटमेंट, बेसिकली एक स्टेटमेंट होने वाली है इस तरीके से, राइट। स्टेटमेंट जनरली आपको पता है एंड करता है फुल स्टॉप में, बट इस केस में क्योंकि क्वेश्चन टैग लग रहा है तो स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग से सेपरेट करने के लिए
फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा आ जाएगा। तो स्टेटमेंट हटा के हमने कॉमा, मतलब स्टेटमेंट के बाद जो हमारा फुल स्टॉप आता है उसको हटा के हमने कॉमा लगा दिया, एंड देन फाइनली द क्वेश्चन टैग विल बी एडेड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन टैग होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसा नजर आएगा। तो जब भी क्वेश्चन टैग को देखोगे उसके हमेशा दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला कंपोनेंट पहले यहीं पर लिख लेते हैं फटाफट से। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो फर्स्ट कंपोनेंट विल बी अ हेल्पिंग वर्ब, और उससे जुड़ा हुआ होता है द प्रोनाउन, और ये फाइनली क्वेश्चन मार्क में एंड करेगा लाइक दिस। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन है वो आपको अपनी स्टेटमेंट में से ही निकालने हैं। ठीक है, ओके। अब बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताना चाहता हूं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ अ क्वेश्चन टैग। देखो, क्वेश्चन टैग का जो हेल्पिंग वर्ब का नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेटमेंट में लगे हेल्पिंग वर्ब पे। अगर स्टेटमेंट जो है अगर आपकी पॉजिटिव है ना बच्चों, मतलब उसमें नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और वाइसी वर्सा रूल है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है मतलब उसमें नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स हैं, तो उस केस में जो क्वेश्चन टैग यूज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इट विल बी विदाउट नो, नॉट एंड नेवर जैसे वर्ड्स। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल। फर्स्ट वन यू सी ओवर हियर, पॉजिटिव स्टेटमेंट का फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, द अर्थ इज अ स्फीयर। राइट, स्टेटमेंट थी, हमने इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करवाना है, मतलब उसमें ऐड करना है क्वेश्चन टैग, तो फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगा दिया। नाउ सी, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों है, बिकॉज नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स नहीं है। फाइन, नाउ लुक एट दिस, अगर मुझे इसमें एक क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो क्वेश्चन टैग लगाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मुझे कहां मिलेगा, स्टेटमेंट में ही। स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है इस केस में इज पॉजिटिव फॉर्म में है, इसीलिए उसका हमें नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस के आगे नॉट लगाना पड़ेगा, मतलब बन जाएगा इज नॉट। बट इज नॉट को हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इज नॉट को हम लिख सकते हैं एज isn't, right? Isn't. This becomes the negative form of the helping verb is. अब isn't तो मुझे मिल गया मेरा helping verb। बात करते हैं प्रोनाउन की। सेंटेंस में देखो बात किसकी हो रही है, अर्थ की, द अर्थ। अब अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट है एक तरीके का जिसका कोई जेंडर नहीं है, तो आपको इसको ही, शी नहीं बुला सकते हो, वी नहीं कह सकते, दे नहीं कह सकते हैं। इसके लिए एक इम्पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा विच इज इट। ओके, तो इट का इस्तेमाल किया जाएगा अर्थ के लिए बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट जिसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, इसीलिए बन जाएगा ये isn't it. So the pronoun would be it with a question mark now. So statement बन जाएगी the earth is a sphere, isn't it? So see, I have asked for a confirmation through this tag. Another one you see there is a negative statement that says you don't like potatoes. Don't is a contraction of the words do not, right? Look at this, ये जो don't है ये दो वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन है, एक साथ इनको जोड़ के डोंट बना दिया गया है। लुक एट इट नाइसली, यू डू नॉट लाइक पोटैटोज कह सकता था मैं, ठीक है, फुल स्टॉप होता, बट मैंने क्वेश्चन टैग भी लगाना है तो फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगा दिया। नाउ सी, आई वांट द क्वेश्चन टैग विद अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से मिलेगा, यहीं से। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास इस केस में है डू, बट ये तो नेगेटिव फॉर्म में था, नॉट लगा हुआ है, बस क्या करना है इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए नॉट को हटा दो तो ये बन जाएगा डू, सिंपल डू, नॉट हट गया, ठीक, तो डू लगा दिया एज अ हेल्पिंग वर्ब। नाउ आई वांट द प्रोनाउन, तो प्रोनाउन मुझे चाहिए यहां से। बात किसकी हो रही है स्टेटमेंट में, यू की बात हो रही है। अब यू कैन बी अ पर्सन, राइट, और यू तो प्रोनाउन इटसेल्फ ही है ना, एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसा का ऐसा ही इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा डू यू क्वेश्चन मार्क। सो द फाइनल स्टेटमेंट विद द क्वेश्चन टैग विल बिकम यू डोंट लाइक पोटैटोज, डू यू? See, so this is also asking a confirmation for this statement. I hope the basic rule is clear. समझ में आया ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल? ओके, while most of the sentences में बच्चों एक बात ध्यान रखो, ज्यादातर सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन टैग होगा उनमें ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल एप्लीकेबल होगा, बट देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑल्सो जहां पर ये रूल ना थोड़ा सा हमें ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या फिर ऑल टुगेदर कुछ नया अप्लाई करना पड़ेगा। आई विल टेल यू दोज स्पेशल केसेस नाउ। Look at this. First one, okay, अच्छा, स्पेशल केसेस में फर्स्ट वन मैं आपको मेंशन करने वाला हूं, जैसे जब भी किसी स्टेटमेंट में जिसमें हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, अगर उसमें सब्जेक्ट है आई और उसके आगे लगा है एम एज द हेल्पिंग वर्ब, एम इज द हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, तो जब भी
आई एम जैसे वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, इट इज ऑलवेज टेकन बाय आंट आई। सी सो अगर हमारे पास स्टेटमेंट में देयर इज आई एम, सो इनको हमें क्वेश्चन टैग में एम को रिप्लेस एम नॉट से नहीं करना पड़ेगा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन देखो, हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये कर लेते एम नॉट बना देते, पॉजिटिव है, इसको एम नॉट करके मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो ये बन जाता एमेंट, जो कि टोटली गलत है। ऐसा इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। इंस्टेड हम इसकी जगह पे आंट इस्तेमाल करेंगे। तो एम की जगह पे जो इसका नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल होगा दैट वुड बी आंट, और जो मेरा प्रोनाउन होगा दैट विल बी द सेम इटसेल्फ, आंट आई। सो आई एम इन द क्वेश्चन टैग विल बी रिप्लेस्ड बाय आंट आई। ये रूल याद रखो, आई एम राइट, आंट आई, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन यू सी, अब जो नेक्स्ट मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं, दीज आर फॉर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब स्टेटमेंट जिनमें कोई ना कोई कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हियर, क्लोज द डोर, लुक एट दिस वन, आई एम गिविंग अ कमांड क्लोज द डोर, बट अगर मुझे कॉन्फर्मेशन भी चाहिए तो उसके लिए आई विल हैव टू आस्क थ्रू अ क्वेश्चन टैग। तो बेसिकली यहाँ देखो, क्लोज द डोर के आगे, क्लोज द डोर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है बिकॉज इसमें देखो कोई नो, नॉट और नेवर नहीं है। बट आप देख रहे होगे यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन टैग लगा हुआ है विल यू, ये नेगेटिव नहीं है, होना चाहिए था ना। हमने देखा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग लगता है, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये रूल याद रखो, एक्सेप्शनल रूल। तो एक्सेप्शनल रूल क्या है, जब भी कोई इंपेरेटिव स्टेटमेंट गिविंग अ कमांड इज देयर, उस केस में यू हैव टू यूज अ मॉडल, दैट मॉडल इज विल। ओके, सो आपको यूज करना है विल प्लस द प्रोनाउन, ठीक है। आई एम सॉरी, so this shall be your rule for the commands. So close the door, will you, see exceptional rule. Another one आपको again मिलेगा, कमांड की जगह पे इस बार अब क्या कर रहे हैं, let's say we are doing a request, we are making a request. So request के केस में we are asking somebody to do something for us, but हमें उनकी अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी ना, हमें उनसे पूछना पड़ेगा। तो in that case we will use can, possibility चेक करने के लिए whether they can help us or not. तो इसके लिए हम हमेशा जो मॉडल यूज करेंगे दैट वुड बी कैन। एंड रिमेंबर, स्टेटमेंट पॉजिटिव ही होगा बट उसके साथ पॉजिटिव ही आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो रिक्वेस्ट के केस में वी विल हैव टू यूज द मॉडल कैन प्लस द प्रोनाउन। अनदर इंपॉर्टेंट वन, ये भी रूल याद रख लेना, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। वेरी वेल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर देयर इज अ सजेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस वन वेयर देयर इज अ सजेशन। सजेशन के केस में लेट्स से मैंने बोला लेट अस गो और लेट्स गो, मैंने बोला हमसे साथ में थे हम लोग साथ में, आई एम आस्किंग लेट्स गो, इट्स अ सजेशन। सजेशन के लिए वी विल ऑलवेज यूज द मॉडल शैल प्लस द प्रोनाउन, ठीक है। अगेन रिमेंबर, जितने भी प्रोनाउन के बाद आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, क्वेश्चन टैग की बात हो रही है ना। ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस वन इज लेट्स गो, सो इसके लिए हमने लगाया शैल और प्रोनाउन मेरा क्या लगेगा, लेट्स क्या है बच्चों, लेट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वर्ड्स विच इज लेट अस। तो अस की बात हो रही है तो यहां पर प्रोनाउन लगेगा वी, पर्सनल प्रोनाउन वी लग जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द केस। नेक्स्ट वन देखो, एक स्टेटमेंट है यू हैव टू गो, बट इसके आगे देखो डोंट यू लगा हुआ है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग तो लगा है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। यू हैव टू गो है तो हैवंट यू नहीं लगना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैव लग रहा है ना, बट देयर इज अ डिफरेंस। प्रॉब्लम है जब भी कभी हैव के साथ टू लगता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कंसीडर नहीं करते हैं। सो रिमेंबर, व्हेन देयर इज अ केस ऑफ हैव टू, नेवर कंसिडर दिस एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैव जो है वो अकेला इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके साथ टू भी है। वी विल यूज इट एज अ रेगुलर वर्ब, और इसीलिए इस केस में हम हमेशा जब भी इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब इसके लिए जब भी हम कोई क्वेश्चन टैग प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वी विल हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू,
डज या डिड, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा डू डज और डिड जो है पहली चीज तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा या नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट कैसा था। दूसरी चीज डू डज और डिड में से कौन सा लगेगा वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट का टेंस क्या था। तो जैसे यू हैव टू गो एक प्रेजेंट टेंस है और यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं, राइट। बट डू का यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म डू नॉट हो जाता है विच इज कॉन्ट्रैक्टेड एज डोंट, इसीलिए बन जाता है यू हैव टू गो, डोंट यू, इजंट इट। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। नाउ लास्ट वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं सेपरेटली ऐसे लिखूंगा। जब भी किसी सेंटेंस में कभी भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं लाइक नथिंग, नोबडी, नो वन या फिर नीदर, अगर ऐसे वाले नेगेटिव वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं जैसे नथिंग केम इन द पोस्ट, भले ही ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है भी भाई पॉजिटिव अगर यहाँ पर कॉमा नहीं होता, फुल स्टॉप होता तो, क्योंकि इसमें नो नॉट और नेवर अलग से नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग भी ऐड करना है, इस स्टेटमेंट को हम अपने आप में नेगेटिव मान लेते हैं। रिमेंबर, अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट होती, इसमें आगे कोई क्वेश्चन टैग नहीं लगता, तो हम इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट ही मानते, राइट। बट अगर मुझे इसको एक क्वेश्चन टैग भी देना है, इन दैट केस मुझे इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव मानने के बाद मुझे इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एग्जैक्टली हमारे हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे प्रोनाउन का। तो नोटिस करो यहां पर है नथिंग केम इन द पोस्ट, नथिंग केम इन द पोस्ट। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है क्या? डू यू फील देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। देखो केम डायरेक्टली यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है, स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में है, नथिंग केम, कुछ आया ही नहीं था पोस्ट में, राइट। सो यहाँ पर जब भी किसी स्टेटमेंट में व्हेन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, यू हैव टू यूज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डू, डज और डिड का, राइट। अब डिपेंडिंग अपॉन टेंस, डू डज जो है आपको पता ही है प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, डिड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। सो नथिंग केम इन द पोस्ट, केम पास्ट टेंस था, इसीलिए हम डिड वाला फॉर्म यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। नथिंग को हम नेगेटिव मान रहे हैं तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होने वाला है। मैंने बोला ना, जिस स्टेटमेंट में नथिंग, नोबडी, नन और नीदर जैसे वर्ड्स आ रहे हैं उनको हमें नेगेटिव ही कंसिडर कर लेना है इन देयर इंडिकेशन और देयर इम्प्लीकेशंस। तो इस केस में हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देना पड़ेगा। तो डिड का इस्तेमाल हम ऐसे का ऐसा करेंगे बिकॉज यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब नथिंग का पॉजिटिव फॉर्म प्रोनाउन के फॉर्म में अगर बनाना चाहो तो एनीथिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अब नथिंग कोई चीज है तो इसीलिए उसको हम इट से भी रिप्लेस कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन, एक इम्पर्सनल प्रोनाउन से। आई होप ये रूल समझ में आ गए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू हैव टू वंस एटलीस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट नो द कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ट वेल। अब एक बार प्रैक्टिस करने से समझ में अच्छे से आ जाता है, तो एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टाइम वेयर वील प्रैक्टिस ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स थ्रू सम क्वेश्चंस। सो इट्स टाइम टू check your progress. So now we have in front of us fill in the blanks with appropriate question tags. Okay, now you will have to help me. भले ही मैं fill कर रहा हूँगा, that one important thing is तुम्हें मेरी help करनी है, and after this I will give you a homework also. Ready for it? चलो begin करते हैं with the first one. The clock is not working anymore. अगर ये स्टेटमेंट होता तो यहाँ तक खत्म हो जाता, फुल स्टॉप हो जाता, बट इसमें क्वेश्चन टैग लगना है, and there is a comma and a space left for the question tag and a question mark. Now look at it. स्टेटमेंट कैसी है मुझे बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वेरी वेल, यू आइडेंटिफाइड इट राइट। नॉट लगा है इसका मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है इज, राइट। तो ये बेसिकली इज नॉट की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने में उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पॉजिटिव फॉर्म में यूज होगा। तो इज नॉट को मुझे अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वो बन जाता है सिंपली इज। नॉट हटा दिया नेगेटिव फॉर्म तो बन गया इज, राइट। फाइन देन। अब मुझे बताओ इसमें हमें प्रोनाउन लगाना है, तो प्रोनाउन जो मुझे लगाना है वो द क्लॉक के लिए लगाना है, बिकॉज क्लॉक इज माई नाउन, है ना। इन दिस केस जिसके बारे में बात हो रही है, क्लॉक कैसी है? क्या वो मेल और फीमेल हो सकती है? नहीं हो सकती है, उसको ही शी नहीं कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर हमें एक इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे विच इज इट। तो हम कहेंगे फाइनली जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा, द क्लॉक इज नॉट वर्किंग एनी मोर, इज इट, टू आस्क फॉर अ कॉन्फर्मेशन। गॉट इट?
Very well done, बच्चों. Now it's your time. Come on, tell me. Second one. You are hiding the truth from everyone. You are hiding the truth from everyone. Come on, tell me. यहाँ पर the statement is positive because there is no word like no, not or never. ठीक है, ठीक है. अब देखो यहाँ helping verb कौन सा है? You got it right. This is the helping verb over here. Right? इसका मुझे नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. तो मैं सिंपली यहाँ लगा दूंगा आंट. ना प्रोनाउन, फटाफट से प्रोनाउन यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में. यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जिसके बारे में इस स्टेटमेंट में बात हो रही है. राइट? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं. यू ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, नाउन नहीं है यहाँ पर. इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, तो उसको वैसा का वैसा ही इस्तेमाल कर लेंगे. तो ये बन जाएगा आंट यू. तो यू आर हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम एवरीवन. Aren't you is a question tag. मानव didn't attend the party last evening. मानव ने लास्ट इवनिंग पार्टी अटेंड नहीं करी. तो देखो यहाँ पर didn't की बात आ रही है. didn't मतलब it is a contraction of two words. Which are those two words? Did, not. You see, did is my helping verb, not उसका नेगेटिव फॉर्म है. नेगेटिव फॉर्म वाला स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब होगा दैट विल बी पॉजिटिव. तो मैं did को डायरेक्टली ऐसे कैसे मैं कर लूंगा, नॉट हटा के, पॉजिटिव बन गया. ना लुक एट हियर, यहां पर मेरा जो सब्जेक्ट है इट इज मानव. मानव का प्रोनाउन क्या बनेगा? लड़का है ना, लड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही. राइट? सो हम सिंपली कहेंगे डिड ही. मानव डिडंट अटेंड द पार्टी लास्ट इवनिंग. डिड ही? आस्किंग फॉर अ कन्फर्मेशन. राइट? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. कूल. टेल मी नाउ फटाफट दिस वन. अभी तो बताया मैंने एक स्पेशल केस था. आई एम के साथ हम सिंपली यूज करते हैं आंट आई. राइट? सिंपली आंट आई लगा दो. राइट? सो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आंट आई. नेक्स्ट वन, लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम. सजेशन, अगेन मैंने अभी सिखाया था, जब भी सजेशन होता है, सजेशन के केस में हम हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा भी नहीं, तो इसके लिए हमेशा सजेशन के लिए हमेशा there is a modal which is used as an helping verb which is shall. और shall के साथ हम अपना प्रोनाउन लगाएंगे. us के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगा सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन we. okay, so let us start the program. shall we? this is going to be our final answer. I hope आप सभी को भी ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे. now it is time for your homework. so here is an exercise for all of you. 4 सिंपल क्वेश्चंस हैं वेर यू हैव टू ऐड एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स, सेम वे जैसा अभी हमने किया. एंड आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन. आपको सभी के क्वेश्चन टैग्स लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजने हैं एंड आई विल वेरीफाई कि भाई हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू देम करेक्टली. ओके, सो अगर आपके आंसर सही होंगे यू विल बी, योर कमेंट विल बी लाइक्ड. So बच्चों, now we'll be moving on to our fourth and the last category of sentences called the exclamatory sentences. See, exclamatory sentences का नाम सुनते ही मुझ में भी जोश आ गया और यही काम है इन sentences का भी. ये sentences वो sentences हैं जो express करते हैं strong feelings या emotions को. कौन कौन सी strong feelings हो सकती हैं? वो हो सकती है surprise की feeling, wonder, pity, sympathy, happiness और साथ ही साथ gratitude जैसी feeling भी, even appreciation की भी feeling. याद रखना है आपको, ये सेंटेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इनको हमेशा एंड किया जाता है विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क व्हिच इज दिस. इतने बड़े बड़े दिख भी रहे हैं यहाँ पर. ओके, नाउ वील सी अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स. राइट? जैसे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, मतलब जीत कितनी जबरदस्त थी. राइट? तो उसको यहाँ पर क्या हो रहा है? वी आर एक्सप्रेसिंग अवर स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट दैट द विक्ट्री वाज ग्रेट. Right? So this is an exclamatory sentence. See, it is finally ending into a exclamation mark itself. Right? Next one, how beautiful this rose is. ये रोज कितना खूबसूरत है. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? We are admiring the rose. So admiration हो रही है यहाँ पर. It is expressing that feeling of strong admiration. Right? Next one, hooray, we have won the match. See, again, there is a lot of pleasure, joy, and happiness in announcing that we have won the match. So hooray, we have won the match. Next one you see, oh no, I lost my purse. यहाँ क्या कौन सा feeling, strong feeling express हो रहा है? A feeling of surprise, shock या फिर worry या distress. Right? ये वाली feelings express हो रही हैं, suddenly express हो रही हैं.
Again, it is an exclamatory sentence. I hope the concept of an exclamatory sentence आपको आ गया समझ में. Now it is time we learn कि exclamatory sentences को अगर मुझे normal assertive sentences में convert करना है, मतलब statement based sentences में convert करना है, how will we do that? So in that case, we will be taking up our next segment. तो बच्चों, जब भी हम किसी exclamatory sentence को एक assertive sentence में convert करते हैं, तो हमें कुछ 2 steps follow करने होंगे. पहला step होगा, जब भी किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड्स लाइक हाउ और व्हाट इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हमें कंप्लीटली पहले तो हटा देना है फ्रॉम द स्टेटमेंट, राइट, और उनको रिप्लेस करना है बाय द सब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट से हमें इनको रिप्लेस करना है. अब जो सब्जेक्ट होगा वो 2 ही चीज हो सकती हैं. आइदर इट कुड बी अ नाउन और इट कुड बी अ प्रोनाउन, राइट. नाउन और प्रोनाउन में से दोनों कुछ हो सकते हैं, बट अगर दोनों दे रखे हैं उनमें से हम प्रायोरिटी देंगे प्रोनाउन को आगे ले जाने की. मतलब हम प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे, मतलब प्रोनाउन जो है वो जाके व्हाट और हाउ जैसे वर्ड्स को रिप्लेस करेगा. प्रोनाउन विल रिप्लेस. ओके, फिर उसके बाद प्रोनाउन के साथ आगे के जो हेल्पिंग वर्ब्स और जो वर्ब होगा उसको हम वैसे का वैसा ले जाएंगे, राइट. ठीक है. अब अगर स्टेटमेंट में डेफिनेटली, क्योंकि हम एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, किसी ना किसी चीज की तारीफ हो रही होगी, तो ऑब्वियसली हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, मतलब वहां पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो ही रहा होगा हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. तो वो एडजेक्टिव्स को के पहले हमें क्या करना होगा, हमें वर्ड लगा देना होगा वेरी, ताकि हम एम्फसाइज कर सके कि वो चीज उतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है, राइट. सो वेरी का इस्तेमाल किया जाएगा बिफोर द एडजेक्टिव. नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है एक्सक्लेमेटरी की, हाउ फूलिश ही हैज बीन. वो कितना बेवकूफ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना. तो यहां पर देखो हाउ का इस्तेमाल हो रहा है, हाउ, एंड यहां पर एक्सक्लेमेशन में एंड कर रहा है, मतलब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फॉर श्योर. तो देखो हाउ जो वर्ड है, मुझे सबसे पहले तो इसको ओमिट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल. तो सबसे पहले मैं हाउ को रिमूव करूंगा, बट हाउ को रिप्लेस किससे करूं, मेरे नाउन या प्रोनाउन से जो कि सब्जेक्ट है. तो यहां पर बात किसकी हो रही है, ही की. ही ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन आगे जाने वाला है. प्रोनाउन अपने आगे अपने साथ अपने हेल्पिंग वर्ब्स भी लेकर जाएगा. तो हम कहेंगे ही हैज बीन, जो आगे का स्टेटमेंट है. यानी कि देखो, जो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रोनाउन से आगे का स्टेटमेंट का पोर्शन है, उसको हम ले जाके हाउ से रिप्लेस कर देंगे. तो हम कहेंगे ही हैज बीन. अब फूलिश जो है वो एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा था ही को, राइट. तो बस हमें क्या करना है, हमारे एडजेक्टिव से पहले, ये मेरा एडजेक्टिव था, इससे पहले वेरी लगा देना है. तो ये बन जाएगा ही हैड बीन वेरी foolish. So this will be our assertive sentence which is made out of this exclamatory one. Another one you see, exclamatory sentence is, what a dangerous thing a little knowledge is. कम ज्ञान कितनी खतरनाक चीज है. तो उसको अगर मुझे बनाना है तो ऑब्वियसली सी यहाँ पर what का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंडिंग इन एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था. नाउ what को रिप्लेस करना है, बट किससे करेंगे भाई, किससे करेंगे, या तो नाउन से या प्रोनाउन से. तो देखो यहाँ पर what a dangerous thing a little knowledge is, बेसिकली यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो है the little knowledge, जिसके बारे में बात की जा रही है, द सब्जेक्ट, राइट. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, a little knowledge. इसको हम आगे तक इस्तेमाल करेंगे. सो a little knowledge is तक हम पूरा यूज करेंगे, जो क्या करेगा, हमारे what को रिप्लेस करेगा. So let us see, it will be something like this, a little knowledge is. अब देखो यहाँ पर डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं लिटिल नॉलेज को, अ डेंजरस थिंग से. डेंजरस एडजेक्टिव है इन दिस केस, सी दिस इज द एडजेक्टिव. तो इसके पहले मैं क्या लगा दूंगा, वेरी. तो हम कहेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग. डिड यू अंडरस्टैंड कैसे करना है? चलो अब बारी है फॉर अस टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी तरफ से होगी, आप भी मेरी हेल्प करोगे इसको करने में, एंड दी नेक्स्ट वन विल बी योर होमवर्क. लुक एट दिस वन. चेंजिंग करनी है हमको, चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. नाउ फर्स्ट वन, व्हाट अ स्वेल्टरिंग डे इट वाज. व्हाट अ स्वेल्टरिंग डे. स्वेल्टरिंग मींस हॉट, बहुत ही गर्म दिन था. सो
व्हाट अ स्वेल्टरिंग डे इट वाज। यहाँ पर देखो मुझे व्हाट दिख रहा है, व्हाट को मुझे रिप्लेस करना है, बट रिप्लेस किससे करूंगा, आइदर नाउन या फिर प्रोनाउन से, जो कि मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। बात हो रही है डे की, बट डे को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रोनाउन लग रहा है दैट इज इट। मैंने बोला जब भी नाउन और प्रोनाउन साथ में है तो हम प्रोनाउन को प्रायोरिटी देंगे, तो प्रोनाउन मेरा इट होगा। सो इट से आगे वाला जो पोर्शन होगा इसको हम ले जाएंगे और रिप्लेस कर देंगे व्हाट से, तो हम कहेंगे इट वॉज। ओके अब उसके आगे देखो स्वेल्टरिंग डे, डे को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड स्वेल्टरिंग है, हॉट मतलब, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी अवर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले मैं लगा दूंगा द वर्ड वेरी, तो ये बन जाएगा इट वॉज अ वेरी sweltering day and we have to end it in a full stop because ये एक assertive sentence में अब convert हो गया है। Try out this next one. How handsome he is. How is the word which we have to replace. इसको replace करने के लिए we will have to use the noun or the pronoun. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक pronoun ही इस्तेमाल हो रहा है which is he. तो he से आगे का जितना भी पोर्शन है वो ऐसा का ऐसा ही how को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा he is, और handsome डिस्क्राइब कर रहा है he को, मतलब वो एडजेक्टिव है, तो हम कहेंगे he is very handsome. So this will be our answer. So he is very handsome. Got it? Try out this one. How quick you are. How quick you are. Try this one. So how को हटाना है तो मुझे प्रोनाउन लगाना पड़ेगा या नाउन लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक ही चीज है दैट इज अ प्रोनाउन, दैट इज यू। तो हम कहेंगे यू आर, क्विक इज द एडजेक्टिव, उसके पहले लग जाएगा वेरी, सो हम कहेंगे यू आर वेरी क्विक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर वेरी क्विक। ओके सो यू आर वेरी क्विक इज गोइंग टू बी द फाइनल वन। फुल स्टॉप में एंड करना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस है। हाउ लकी आई एम, कम ऑन ट्राई दिस वन। इसको हम कहेंगे, हमारा प्रोनाउन जो है वो हाउ को यहां पर रिप्लेस कर लेगा, तो हम कहेंगे आई एम वेरी लकी। एंड द लास्ट वन, व्हाट अ मूविंग स्टोरी दिस इज। सी व्हाट को रिप्लेस करना है, नाउन क्या है हमारा यहाँ पर स्टोरी, प्रोनाउन क्या है दिस, प्रोनाउन को प्रायोरिटी देंगे, तो दिस इज a very moving story and a full stop becomes the assertive sentence. समझ में आ गया? So this was the exercise from my end जो हमने साथ मिलके करी, and now it is time for you to have a practice. So here comes a homework. So the homework for today is again for you to convert each of these, to transform basically these exclamatory sentences into assertive sentences. Okay, and सभी के answers मुझे comment section में चाहिए. So you can directly pause the video and answer all of them in the comment section, or you can take a screenshot of it. तो बच्चों इसी के साथ हम फाइनली पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। वेल आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स जैसे सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इफ़ अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है टू आस्क अस योर क्वेरीज एट आवर वेबसाइट www.learnohub.com। यहाँ पर जाके ही आपको आस्क अ डाउट या आस्क अ क्वेश्चन सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, एंड वी मेक श्योर कि आपकी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज एड्रेस हो सके विद इन 24 आवर्स। वेल कैसा लगा आज का ये पहला सेशन हमारी इस ICSE इंग्लिश सीरीज का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यू कैन इवन बुक अ क्लास, एक पर्सनलाइज्ड सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ थ्रू स्वयं पोर्टल ऑन आवर वेबसाइट। So this is Adesh from Learno Hub signing off for today. Until we meet in our next video, till then keep learning, keep growing and keep watching ICSE English series only at learnohub.com.